हेलो फ्रेंड्स, आज फिजिक्स प्लस में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बताया था, उसकी लिमिटेशंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नीड क्यों हुई, इस सब के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले लेक्चर पे जरूर जाके देखें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है Q इज प्रोपोर्शनल टू W एंड सेकेंड स्टेटमेंट कहता है DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। और दोनों स्टेटमेंट से और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये पता चलता है, तीन चीजें पता चलती हैं। फर्स्ट कि एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में होती है और वो एक ट्रांजिट एनर्जी होती है, यानी हीट कैन फ्लो फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंस। हायर टू लोअर नहीं बताया था कि अगर दो सिस्टम का टेम्परेचर में डिफरेंस है तो हीट फ्लो कर जाएगी जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है। सेकंड बताया था कि हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है और वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है। और थर्ड स्टेटमेंट ये बताया कि अगर किसी सिस्टम को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो वर्क डन में और प्लस इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। ठीक है, तो लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन ये थी कि जब उसने बताया कि हीट ट्रांजिट एनर्जी है तो उसका फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करेगी या लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर फ्लो करेगी। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट नहीं बता पाया था। सेकेंड ये कि अगर हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है तो क्या वर्क को भी हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज, और अगर किया जा सकता है तो कौन सा ये रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है, इसके बारे में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास पूरी जानकारी नहीं थी। थर्ड है कि DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। दैट मीन्स कि अगर किसी सिस्टम को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसका कुछ अमाउंट उसकी इंटरनल एनर्जी और कुछ वर्क में मिल जाता है, लेकिन कितना अमाउंट मिलता है। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो DU इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी DQ इज इक्वल टू DW के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जितना अमाउंट आपने हीट दिया है वो जितना वर्क डन मिला है उसके इक्वल होता है। लेकिन ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया 1850 में, उससे पहले 1824 में कार्नोट सेडी ने हीट इंजन दिया था जो परफेक्टली रिवर्सेबल हीट इंजन था और जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम थी, जो कि मैं अपनी पहली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। तो उन्होंने ही बताया था कि रिवर्सेबल प्रोसेस से हीट इंजन बन सकता है। तो फ्रेंड्स, उस टाइम हीट के बारे में ये नहीं पता था कि हीट एनर्जी की फॉर्म में होता है। उस टाइम ये पता था कि हीट यूनिवर्स में होती तो है, पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है कैलोरिक वैल्यू में, यानी कि हर सब्सटेंस के अंदर जैसे मास प्रेजेंट होता है ऐसे हीट भी प्रेजेंट रहती है और उसकी एक डेफिनेट अमाउंट प्रेजेंट रहती है। लेकिन बाद में ये पता चला कि हीट एनर्जी की फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, और हीट ट्रांजिट करने वाली हीट है। अगर टेम्परेचर या थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है तो ये हीट जो होती है वो ट्रांजिट नहीं करती है। तो कार्नोट तो ऑलरेडी ही, जब तक कि हीट की डेफिनेशन भी नहीं पता थी, तो अपना हीट इंजन डिजाइन कर चुके थे। लेकिन जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिवर्सिबल प्रोसेस का पता चला कि रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में कंफ्यूजन था, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टेटमेंट रखे इन तीनों लिमिटेशंस के लिए। तो उनमें से मेन जो स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो हीट इंजन के लिए था कि प्रैक्टिकल हीट इंजन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और क्लॉसियस स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो इन साइंटिस्ट ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए जिससे हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर को अच्छे से डिफाइन किया गया। तो फर्स्टली हम केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल has the sole effect of extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work. That is, सबसे पहले देखिए ये इट इज इम्पॉसिबल,
और क्लॉसियस में भी इट इज इम्पॉसिबल। सबसे पहली बात कि ये दोनों ही स्टेटमेंट निगेटिव स्टेटमेंट है। निगेटिव स्टेटमेंट यानी ये बता रहे हैं क्या चीज पॉसिबल नहीं है, ये नहीं बता रहे हैं कि इट इज पॉसिबल, ये बता रहे हैं इट इज इम्पॉसिबल। यानी हमें वो ये एक वे दे रहे हैं कि आपको इस वे पे नहीं जाना है, ये वे इम्पॉसिबल है। तो हमें और सारे वे देखने हैं, केवल एक पर्टिकुलर इस वे को नहीं देखना है, क्योंकि इस वे पे जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए केल्विन प्लांक के और क्लॉसियस के स्टेटमेंट को निगेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो हम आ रहे थे केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट पे, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल। ओके, साइक्लिक यानी हीट इंजन जो है साइकिल पे चलता है, यानी बार बार हमें वर्क दे तभी तो हम वर्क गेन कंटिन्यूअसली वर्क गेन कर सकते हैं। हैज द सोल इफेक्ट, सोल इफेक्ट का मतलब होता है एक्सटर्नल या अनदर इफेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हीट, एक्सट्रैक्टिंग निकालना हीट फ्रॉम द रिजर्वायर। रिजर्वायर आपका कोई भी हो सकता है, हीट थर्मल रिजर्वायर जिसकी हीट कैपेसिटी लार्ज होती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड परफॉर्मिंग एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, यानी कि इस तरह का कोई भी हीट इंजन पॉसिबल नहीं है जो किसी सोर्स से, सोर्स आपका रिजर्वायर बताया है, सोर्स से हीट को ले और उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे बिना कुछ निकाले, बिना कुछ और इफेक्ट डाले। यानी कि आपका ऐसा कोई भी हीट इंजन डेवलप नहीं कर सकते हैं जो एक सिंगल यूनिट पे काम कर सके। यहाँ से हीट ले रहे हैं और यहाँ पे वर्क में चेंज हो रहा है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता था कि हीट ली वर्क में चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको कहते थे सेकेंड काइंड ऑफ परपेचुअल मशीन। सेकेंड काइंड ऑफ परपेचुअल मशीन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ पॉसिबल थी कि किसी भी रिजर्वायर से आपने हीट ली और वर्किंग सब्सटेंस ने परफॉर्म किया और वर्क में चेंज कर दिया। साइक्लिक प्रोसेस में आपको पढ़ा चुकी हूँ फ्रेंड्स। साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जब हीट ली किसी वर्किंग सब्सटेंस ने, वर्क में उसको चेंज किया और बाद में सब्सटेंस वापस इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट में आ गया है। लेकिन केल्विन ने बोला कि अगर ये कुछ छोड़े बिना बाहर तो जरूर ही निकालना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी वजह से हो। ऐसा नहीं हो सकता है क्यू अमाउंट ऑफ हीट पूरा डब्ल्यू में चेंज हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने एक और कंटेनर या एक और रिजर्वायर जोड़ा जिसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से कम था और इसको सिंक का नाम दिया। यही हीट इंजन का कॉन्सेप्ट है, तो इसको हीट इंजन के कॉन्सेप्ट को यहां लगाया गया। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंडली क्लॉसियस स्टेटमेंट ने बोला, ये भी एक निगेटिव स्टेटमेंट है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, मतलब अपने आप चलने वाली एक मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस, अगेन साइक्लिक प्रोसेस में unaided by an external agency to transfer heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature। यानी ये बता रहा है कि अगर आपके पास दो रिजर्वायर हैं, एक सोर्स हायर टेम्परेचर पे है, एक सिंक लोअर टेम्परेचर पे है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा का पूरा हीट सिंक से ले, जो लो टेम्परेचर पे है उससे हीट लें और सोर्स में डाल दें। Q1 अमाउंट ऑफ हीट वर्किंग सब्सटेंस ने ली, जो भी वर्किंग सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है, अलग अलग तरह के इंजन होते हैं, अलग अलग तरह के। ये रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस है, तो वर्किंग सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका सिंक से हीट ले और उतनी ही सोर्स को दे दे। यानी कि कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है विदाउट एडिंग एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, यानी कि आपको या तो हीट पंप इसमें लगाना पड़ेगा, इसमें आपको वर्क ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर वर्क ऐड कर दिया तो सिंक से सोर्स की तरफ हीट चली जाएगी, लेकिन ये किसी भी तरह से एनर्जी के या हीट के ट्रांजिशन के लॉ को वायलेट नहीं करता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि हीट
कैसे फ्लो करती है, हायर टू लो टेम्परेचर, ये तो पता है आपको। तो यानी कि यहाँ लोअर टू हायर हो रही है, डायरेक्टली तो आपने बोला कि नहीं हो सकती क्योंकि जब तक इसमें आप कोई वर्क ऐड नहीं कर सकते बाहर से, लेकिन अगर वर्क ऐड करके भी हो रही है तो कैसे हो रही है, तो देखिए इसमें भी क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, यहाँ का ठंडा है टेम्परेचर, ये तो कोल्ड है, तो यहाँ पे इससे हॉट होगा, सॉरी इससे और ज्यादा कोल्ड होगा, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर होगा जो इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट टेम्परेचर होगा, और इसका टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कम होगा, तो तभी सिंक से हीट एक्सट्रैक्ट होगी और इस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगी। अगेन फिर साइकिल में यहाँ पे जाके टेम्परेचर थोड़ा हॉट हो जाएगा, फिर कोल्ड, इसके कंपैरिजन में कोल्ड रहेगा, इसके कंपैरिजन में कोल्ड है, ठीक है। तो यहां से यहां पे हीट ट्रांसफर होगी क्योंकि ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से ज्यादा ठंडा है, ठीक है। तो फिर अगेन हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो गई है, अब यहां से यहां ट्रांसफर होगी क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इस वाले टेम्परेचर से हायर पॉइंट पे है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हमें हीट जो ट्रांसफर करनी है वर्किंग सब्सटेंस के थ्रू करनी है, साइक्लिक प्रोसेस में करनी है, वर्क ऐड करना है, वर्क ऐड कराने से टेम्परेचर में किस तरह का डिफरेंस हो गया, जो कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी की तरफ जा रही है। पहले ये ठंडा है, इसको इसकी कंपैरिजन में और ठंडा करना पड़ेगा, तभी हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट होकर इस पॉइंट पे आएगी। फिर साइक्लिक प्रोसेस से वर्क ऐड करने के बाद ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पे हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से हीट ज्यादा टेम्परेचर पे शिफ्ट हो गई है, तो ये ठंडे की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से हीट सर्कुलेट करेगी रिवर्सिबल प्रोसेस या रेफ्रिजरेटर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो स्टेटमेंट जो हैं, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना है। इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इन दोनों स्टेटमेंट की इक्विवेलेंसी हम बताएंगे और बाद में कार्नोट थ्योरम को बताएंगे। थैंक यू।